और अगर ये मेडिकल कॉलेज एक डिफेक्टेड इंस्टीट्यूशन है तो इसको कैंसिल करके उन बच्चों के साथ कोई गलत नहीं करेगा, ना कोई चाहता है गलत हो। तो वो 5 करोड़ अगर हट के लिए दे सकता है डोनेशन, तो वो 5 करोड़ में 50 बंदों को डॉक्टर नहीं बना सकता। और अगर उमर अब्दुल्ला साहब की 45 के 45 MLA वो सोचते हैं कि जो है कश्मीर है। जय माता दी। जय माता दी सर। रवीश, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को लेके कि डेलीगेशन, एक हाई लेवल डेलीगेशन नड्डा साहब के पास गया, रिक्वेस्ट की, बताया उनको फैक्ट्स फाइंडिंग जो भी यहाँ के लीगल मैटर्स रिलेटेड टू दी ऑपरेशंस ऑफ मेडिकल कॉलेज है वो बताए गए। और जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो पता लगा है वो ये लगा है कि जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उन्होंने पूरा इसका पूरा ध्यान दिया है और समझा है पूरे मैटर को अच्छे तरीके से, और एक उसके ऊपर आश्वासन दिया है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लीगली लिया जाएगा और जो भी उसके फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, उसके मेरिट्स के ऊपर ही डिसीजन लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। जो लोग संघर्ष समिति में मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इसका पार्ट एंड पार्सल बन के एक ऐसे इशू के साथ चल रहे हैं जो मल्टी डायमेंशनल है, जो बताता है कि किस तरीके से एक चूक जो हो जाती है कभी किसी काम को करने में, वो समाज को किस तरीके से बांट देती है और इनजस्टिस की तरफ सिस्टम को ले जाती है। तो आपने जो भी देखा होगा, जिस तरीके से आप कवर कर रहे थे, हम देख रहे थे डेलीगेशन कब पहुंचा, क्या हुआ। शाम आते आते हमें पता लगा कि जो प्रेस नोट उनका आया उसमें तो बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो मिनिस्टर है, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऑनरेबल हमारे नड्डा साहब, उन्होंने इसके ऊपर मंत्री, हमारे जो MLA डेलीगेशन गया था उसको पूरी तरह सुना है और जो रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से समझी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इसका एक लीगल ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे और उनके सामने सारे फैक्ट्स आएंगे, जो हमने भी कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इसके ऊपर, सच के ऊपर चलने के लिए हम मेहनत कर रहे थे और जैसे जैसे सच सामने आया तो उसका एक रिव्यू जो है वो बनता है, ज़रूरी बनता है। और एक साथ में और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रजौरी में एक साइड फंक्शन के साइड में बात की, और पता नहीं क्यों दुख इस बात का हो रहा है मुझे बताते हुए कि बार बार वो ना इसको रिलीजियस लाइन पे लेके जा रहे हैं, जबकि कॉमनर्स बात कर रहे हैं, जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनके लिए तो ये एक मुद्दा आस्था का है और फेथ का है, और उनको एक लग रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन हुई है, नहीं तो इस तरह कैसे हो सकता है ना। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कल एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट में जो संघर्ष समिति के हमारे चेयरमैन हैं जम्मू में, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वैसे वो एक संघर्ष समिति को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये रिलीजियस मुद्दा बाद में है, पहले ये एक मुद्दा है जस्टिस और इनजस्टिस का। जस्टिस किस तरीके से और इनजस्टिस किस तरीके से कि एक फैक्ट जो लोगों के सामने नहीं था, एक फैक्ट जो कॉमन आदमी की कॉमन सेंस में ही नहीं था, वो फैक्ट जब सामने आया, मुझे लगता नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब को बड़ी क्लैरिटी होगी इसके ऊपर। जैसे आज जो उन्होंने 2-3 बातें बोली, उस पर भी बड़ी चीज़ें जो हम आज क्लियर करेंगे अभी इस हमारे जो इंटरेक्शन हो रहा है अपने ऑडियंस के साथ, और हम बताएंगे कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन जो वो भी एज अ चीफ मिनिस्टर स्टेट के हैं। और देखें, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती है ना, कॉमन सेंस की होती हैं, वो तभी होती है जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में होती है, जो सुनते हैं वही होती है। तो आम जम्मू कश्मीर के, भारत के शहरियों को पता लगा था कि जो ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी, और शायद इसमें प्रोविजंस भी हों, शायद इसमें कंसेशंस भी हों, चाहे इसमें कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी फीसें कम हो, बट जब प्रैक्टिकली जैसे जैसे चीज़ें सामने आती गई तो पता लगा कि इसमें ऐसे कोई कंसेशंस नहीं है। टॉपर्स के लिए कंसेशन है, अगर आप क्लास के टॉप 15% में आ जाते हो तो आपको वेवर है फीस का, लेकिन टॉप 15% का मतलब 20 में से कितने बच्चे? 4। आप समझे बात को? 15%। 15, हाँ, 2 से 3 बच्चे, ठीक है ना। वो किस किस्म का कैलकुलेशन है वो समझ नहीं आती है, तो वो वेवर हो जाता है। वो एक मेरिटोरियस के लेवल पर लोगों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में यह विचार था कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो शायद उस तरीके से काम करेगी जिस तरीके से बोर्ड को कंसीव किया गया था। लेकिन ये लोगों को शौक लगा ना कि यार ये तो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह, जैसे गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी होती है, और दैट टू नॉट प्योरली ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट एक्टिविज्म बड़ा ज़्यादा होता है,
आपके जो स्टूडेंट यूनियंस हैं बड़े एक्टिव होते हैं, फीस के ऊपर बड़ी बात होती है, रिजर्वेशन होती हैं सबसे पहले बात डेमोक्रेटिकली बड़ी ज़्यादा वो वाइब्रेंट होती है, कानून के हिसाब से चलती हाँ बड़ी वाइब्रेंट होती है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक हाइब्रिड टाइप का मुझे लग रहा कोई मॉडल था, जिसमें जहाँ जो सहूलत हो वहाँ घूम जाओ। और बेनिफिट कौन ले पा रहे थे इसमें? मेन लोग जो इसके पावर में डिसीजन मेकिंग, जिनके पास डिसीजन लेने की ताकत थी। तो रिसोर्सेज बहुत बड़ा था, रिसोर्सेज में 470 एकड़ का कैंपस, उसको एक्वायर करने के लिए 70,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की फीस का कंपनसेट करना पड़ा लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए। और फिर उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल बनाया गया जिसको कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे दिया गया, और उसको कंपनसेट करने की कोशिश की गई और किया गया कंपनसेट, काफ़ी पैसा कंपनसेट किया गया। ठीक है, अब दोबारा से उसको एक MOU साइन कर दिया गया है मार्च में, और उसको 33 तक एक्सटेंड किया गया, और कह रहे हैं उसको रिव्यू किया गया है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई तरीके हैं, क्योंकि बहुत ओपेक है सिस्टम, पूरा तरह समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। हम क्यों बात कर रहे हैं? कारण ये है कि जब लोगों को ये पता लगा कि हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें उसी रास्ते से आना पड़ेगा जिस रास्ते से वो लोग भी आएंगे शायद जिनको आस्था ही नहीं है माता रानी में। तो वहाँ से लोगों का जो ये एक शौक है ना, वो शौक की रिएक्शन आई कि लोगों ने इसके ऊपर कहा कि ये कैसे हो गया। हम माँ के डिवोटीज हैं, हम माँ को मानते हैं, माँ हमें आशीर्वाद दे, माँ सारी दुनिया की माँ है। लेकिन जो लोग उसमें प्रैक्टिकली आस्था नहीं रखते हैं, और जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दशकों में बना, उस माहौल को देखते हुए, उस माहौल के अंदर से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनको देखते हुए, अगर 90% ही ऑक्यूपेंसी ऐसी हो जाएगी जिसमें पकड़ पकड़ के ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ के रिचुअल्स क्या है, उसकी सेंक्टिटी क्या है, तो इसका एक रिव्यू तो बनता था लोगों के मन में कि लोगों को क्लैरिटी। और जैसे लोगों को पता लगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने भी समझा, जैसे जैसे टाइम बीता लोगों ने समझ लिया, पब्लिक को समझ आ गया कि ये रिलीजियस मसला नहीं है। तो फिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों संघर्ष समिति मेहनत कर रही है, क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? मसला है कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज कंसीव किया गया, मतलब बनाया गया, जिस तरीके से उसको चलाने की कोशिश की गई, उस पूरे प्रोसेस में ही बहुत से फ्लॉज हैं, और वो फ्लॉज लीगल हैं। जैसे अगर ये मैनेजमेंट कमेटी मेडिकल कॉलेज की, इस मेडिकल कॉलेज के पीछे शाइन बोर्ड नहीं होता, शाइन बोर्ड के पीछे वो चेयर्स नहीं होती जो पावर की चेयर्स हैं, तो गवर्नमेंट की जो मुलाजिम है या जो गवर्नमेंट की हमारे हाई अप्स में NMC में बैठे लोग हैं, वो भी 10 बार फाइल देखते, क्योंकि कमी तो नहीं है, कोई लैंड में कमी तो नहीं है, कोई टाइटल में प्रॉब्लम तो नहीं है, फंड में प्रॉब्लम तो नहीं है, कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम तो नहीं है, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उनको एक गुड फेथ था, जैसे आम लोगों को फेथ था, उनको भी गुड फेथ था, और ये फाइल चलते चलते पहुंच गई। ये फाइल एक्सपोज तब हुई जब इसका मेरिट लिस्ट आया, और जब मेरिट लिस्ट आया तब ये पता लगा कि प्योरली मेरिट भी नहीं है, पेमेंट वाला मेरिट है, ओपन मेरिट थोड़ी है। बिल्कुल, ओपन मेरिट कैटेगरी है, लेकिन ये पेमेंट सीट्स है। तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं ना, वो बेचारे लेते ही नहीं है, वो मेहनत करते हैं दिन रात 720 में से मैक्सिमम स्कोर करने की, ताकि वो उन कॉलेजों में जाएं जहां पे पैसे नहीं देने पड़ते। बड़ा मुश्किल है पढ़ाई, बहुत कीमती पढ़ाई है, बुक्स बहुत महंगी हैं। हम भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स देने की, क्योंकि डॉक्टर की सीट निकालने के बाद बच्चा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, और फिर जब उसको 5 लाख रुपए साल का देना पड़ेगा, तो इसका मतलब एलिट्स के लिए ये एजुकेशन थी। तो एलिट्स के लिए एजुकेशन आनी चाहिए प्राइवेट फंडिंग से। एलीट के लिए एजुकेशन डोनेशन से तो नहीं कम से कम आनी चाहिए, ये तो डायरेक्ट डोनेशन से आने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना, लोगों को शौक लगा, और ये चीज़ें मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से वो ओपन बात करते हैं, हम उनको काटेंगे इस बात पे, जो उन्होंने आज बोला हम उसका काउंटर भी करेंगे। लेकिन क्योंकि वो हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे स्टेट, हमारे UT के वो हेड है, हमारा हक बनता है उनको बताना कि वो इन्फॉर्म्ड हों, और उनका जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनको भी राइटली इन्फॉर्म करे, ताकि जो वो स्टेटमेंट दे तो जम्मू के लोगों को ये नहीं लगे कि ये हमसे बगाने हैं, या ये खाली मुस्लिम्स के हैं, हिंदुओं के नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स के नहीं है, ये सिखों के नहीं है, ये क्रिश्चियंस के नहीं है, हम सबके हैं। तो उस तरीकों को समझना था कि अगर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम जो जुड़े हुए लोग हैं वो हिंदूज हैं, माँ के सिख्स भी हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल माँ के ऊपर आस्था है सबकी, जो लोग भी वहाँ, इवन मुस्लिम्स भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो उसका ऑपरेशन है, जो मेजॉरिटी उसका काम है, ये इनको भी देखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर की डिल्यूशन कहाँ हुआ, और इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर साहब को भी बिठानी चाहिए कि पता करो भाई किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी को आपने 20 साल पैसे नहीं दिए,
अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया था इसको 2002 में ही, तो 2002 से लेकर आप किसका इंतजार कर रहे थे 18 साल कि 18 साल आपने इस इंस्टीट्यूशन को कोई फंडिंग नहीं दी, क्योंकि उसमें से 12 साल तो इनकी सरकार थी खुद की। 2005 के बाद उमरुद्दुल्ला साहब आ चुके थे, 2002 से 2005 8 के बाद, तो 8 से लेके 20 तक कौन रहा, 15 तक। तो आप देखें कितने साल रहे उमरुद्दुल्ला साहब, 8 से 14, उमरुद्दुल्ला 6 साल रहे, तो 6 साल में उन्होंने देखना चाहिए था मैंने कितनी फंडिंग दी इसको, और अगर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग दे रहा हूं इसको क्यों नहीं दी। सारी फंडिंग मिलना शुरू हुई इसकी 15-16 के बाद, जब बीजेपी सरकार में आई। बीजेपी के कुछ एमएलएज ने इसके ऊपर पॉइंट उठाया कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आप इसको ग्रांट्स क्यों नहीं देते हो, तो तब तक यूनिवर्सिटी को कौन चला रहा था, और इनिशियल ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो सारी डेवलपमेंट किसने की, डोनेशन के पैसे से हुई और माँ के भक्तों ने की, और बोर्ड को पैसा मिला, बोर्ड ने इन्वेस्ट किया। यही है सच। बिल्कुल। सच को जितना हम आगे रखेंगे ना उतनी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ना कम्युनल टेंशन होगी, ना बच्चों में ये आएगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। बच्चों को पता है कि हमारे को इंस्टीट्यूशन मिलना, हमने पढ़ना है। ये सारा मैसेज इसलिए हुआ कि कुछ चीज़ें ओपेक रखी गई, वो जानबूझ के भी रखी जा सकती हैं, जो बेनिफिट लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिटर्स होते हैं, वो गलती से भी होती हैं। तो हमारा एज अ मीडिया हाउस यही काम है कि जितनी जल्दी हो सके हम चीज़ों को सामने लाएं। जैसे आज नड्डा साहब के पास लोग गए, जो लीगल ऑब्जेक्शंस हैं वो दी गई कि नड्डा साहब इसके ऊपर कॉल लें और समझें कि कुछ लोग इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। संघर्ष समिति बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करके अपनी संघर्ष को भी कर रही है, और इसको सौहार्द के साथ किया जा रहा है, और अपील की जा रही है कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी श्राइन है जिसकी मान्यता पूरे विश्व में है, जिसके साथ जुड़े हुए लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके जहाज़ों में आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं, जब वो माँ की डेवलपमेंट, श्राइन की डेवलपमेंट के लिए अपनी तरफ से कोई योगदान दें तो उसका खर्चा उसी तरीके से होना चाहिए। दे विल फील हैप्पी कि डॉक्टर बने। लेकिन जब उनको ये पता लगेगा कि हमसे डोनेशन लेके पैसे लेके डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, मरीजों का इलाज लाखों रुपए में हो रहा है, जो स्टंट बाहर जितने का पड़ता है उतने का हॉस्पिटल के अंदर पड़ रहा है, उससे महंगा पड़ रहा है, और फिर भी क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो एक ऐसे मोड में है जहां पे डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब रिसेंटली एक वहां पे कैजुअलिटी हुई, तो वहां पे उस इंसान को, जो इंसान वहां पे ह्यू एंड क्राई कर रहा था, उस पर एफआईआर लग गई, उसको दिक्कतें हो गई, वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया, इफ यू रिमेंबर, है ना। आप इसके ऊपर क्या कहते हो कि जो इम्यूनिटीज, जो प्रोटेक्शंस हॉस्पिटल के लोगों ने एंजॉय की, बीइंग द हॉस्पिटल ऑफ श्राइन बोर्ड, क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता उसको ऐसा इम्यूनिटी मिलता? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती? फिर हम आएंगे मेडिकल कॉलेज पे वापस। क्या बोलते हो रवि साहब? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने इतना एक्सप्लेन किया अच्छे से कि जो ये इरेगुलरिटी थी कॉलेज के अंदर, जिस तरीके से आपने लगातार पिछले अपने कई एपिसोड्स में इसको उजागर भी किया कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक जगह पे है, जड़ में प्रॉब्लम है। तो ये तो एक्सप्लेन आपने अच्छे से किया। लेकिन मैं आज दिन को जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब को जो मेमोरेंडम सौंपा गया है, जो खबरें बाहर निकल के आई है, अभी तक हमारा मेमोरेंडम पूरा नहीं आया, लेकिन उसमें जो पीटीआई की फीड की मैं बात करूँगा तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि जी ये इमोशनल इशू है, ये किसी एक धर्म के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए ये इमोशनल से ज़्यादा टेक्निकल इशू है और लीगल इशू है, और ये इमोशनल भी है वो। लेकिन आप देखिए, आप हमने देखना है कि चीज़ पे, किस चीज़ पे आपने ज़्यादा जोर देना है, आपने इरेगुलरिटी पे देना है या इमोशन पे देना है। देखिए अगर कोई चीज़, दोनों के इमोशंस है, जो लोग हर्ट हुए उनके भी इमोशन है, और जो लोग इसको करना चाहते थे उनके भी इमोशंस है। देखिए जो करने वाले थे ना, उनके इमोशन थे, वो मोहित हो चुके थे कि हमने एक मेडिकल कॉलेज लाना है, और उसको लाने के लिए उन्होंने प्लस माइनस किसी की परवाह नहीं की। जो रूल्स उनसे मैनेज हुए, जो उनको मैनिपुलेशन करनी थी वो की, वो इमोशनली ट्रिगर थे कि हमने लाना है, और उस इमोशन में वो भूल ही गए, उस इमोशन में वो भूल ही गए कि हम किसको बेनिफिट दे रहे हैं। हम स्टूडेंट कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहे हैं, हम कॉज को बेनिफिट दे रहे हैं, या हम किसी को बेनिफिट देने की बजाय खाली एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने ऊपर एक स्टार लगाना चाहते हैं कि हमने फटाफट मेडिकल कॉलेज लाया, और पहले राउंड में नहीं ला सके, दूसरे में, तीसरे में ले आए। हम लेट एंट्री, इससे पहले नेक्स्ट ईयर लाते, वेल पब्लिश किया जाता, उसके ऊपर कमेंट आते, फिर उसके बाद काम करते। आपकी इज्जत होती, आपके पास पावर थी, आपके पास रिसोर्सेज थे, आपके पास हाई ऑफिस में जाने के लिए एक वो था, क्या बोलते हैं ना, एक उसको एक ताकत थी।
SMVDU के और SM श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की, और आपने उसका इस्तेमाल करके क्या किया, जल्दबाजी में गलती कर दी। गलती आपने सिर्फ एक नहीं, ये नहीं की है कि आपने कॉलेज स्टार्ट कर दिया, गलती आपने ये की है कि जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ड्रेन कर रही थी श्री माता वैष्णो देवी का फंड, बोर्ड का जो यूनिवर्सिटी फंड ड्रेन कर रही थी, आपने उसके साथ एक और इंस्टीट्यूशन बना दिया जो फर्दर फंड इरोड करेगा। और दूसरा, आपने जो मेडिकल कॉलेज उसके जो हॉस्पिटल से साथ रखा वो आप ऑलरेडी MOU कर चुके थे, जो मैं ऑलरेडी भी बोल चुका हूं। तो ये बैक टू बैक गलतियां हो रही थी। तो शायद इसको रोकने के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी ने आशीर्वाद दिया, चीज़ें सामने आई, अब ये करेक्ट होंगी। अब आते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट पे। मैं तीनों स्टेटमेंट्स को प्ले करूंगा और बाद में आप सुनेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहला जो कहा, मुझे उस पर भी उनको क्लैरिफिकेशन देनी है, क्योंकि बीइंग अ मीडिया हाउस हम उनको बताएंगे कि उनको जो स्टैंड है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज क्यों बनाया गया। ये मैं बताता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब, यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली कॉलेज नहीं बनाया गया। किस वाले मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में कहने की ज़रूरत ही क्या है ना। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इनको रोका जाएगा कि जब आपने कहा कि जब उन्होंने फैसला लिया कि मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनाने का, मैं इसको क्रेडिट करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब, बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला यूनिवर्सिटी के बीच में नहीं किया। बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया एक ट्रस्ट के अंदर, जिस ट्रस्ट का डायरेक्ट लिंक किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी, जो 2009 में बनाई गई। उसके मेंबर्स बोर्ड से आते हैं, कंट्रोल बोर्ड करता है, लेकिन वो SMVDU के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। प्रमोटर दोनों का श्राइन बोर्ड है, स्पॉन्सर दोनों का श्राइन बोर्ड है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ हैं। और वो कॉलेज जो है वो बनाया गया उस सोसाइटी के अंडर। और हम भी इसी बात की हैरानगी है कि उस सोसाइटी की प्रायोरिटी ये नहीं थी कि उन लोगों की डेवलपमेंट पे काम किया जाए जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, जो लोग इसको डेवलप करते हैं, जो लोग इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं और जिन लोगों को उसके अंदर फेथ है। और उस सोसाइटी ने फिर प्रपोज किया मेडिकल कॉलेज मंत्रालय को, NMC को, और उसको कहा कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का ओनर श्राइन बोर्ड है, लेकिन वो हॉस्पिटल श्राइन बोर्ड बड़े खुशी के साथ आउटसोर्स कर चुका है और उसकी एक्सटेंशन भी कर चुका था। अब ये सारे जो तार थे ये जुड़ रहे थे मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें किए बगैर मेडिकल कॉलेज ने स्टार्ट कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट ये मैं उमर अब्दुल्ला साहब की क्रेडिट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज बनाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट की है, वो तो श्राइन बोर्ड से पहले गलती हो चुकी है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज आया ये स्टेट का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। ये जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हो सकता था, लेकिन उनको कन्वीनियंट लगता, उन्होंने उधर एफिलिएट कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट मुझे लगता है क्लियर हो गई। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी, उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अब देखें उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट में जो आखिरी 3 वर्ड्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा उनको इस बात की सज़ा मिलेगी, उनका मज़हब अलग है। ये आपको किसने कहा कि उनको कोई सज़ा मिलने वाली है? क्या आप जान चुके हैं उनके साथ क्या, या बच्चों के साथ क्या डिसीजन होगा? जबकि संघर्ष समिति की जो स्टेटमेंट हमारे सामने निकल के आई, जो हमने देखी सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि ना बच्चों को नुकसान होगा जो मेरिट के लेके आए हैं जेन्युइन बच्चे, और ना ही भक्तों की आस्था को नुकसान होगा। ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिस रास्ते से दोनों चीज़ें बैलेंस हो। तो उमर अब्दुल्ला साहब की जो ये स्टेटमेंट है रवीश, ये प्रोवोकेटिव है ना, ये प्रोवोकेटिव, और ये ठीक नहीं है। पहले भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो भी ठीक नहीं थी। तो मुझे लगता है उनको ये बताना चाहिए कि एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है। तभी मैंने कहा कि जो इन्होंने ये कहा कि मज़हब के नाम पे बच्चों को सज़ा मिलेगी, गलत है।
बहुत से बच्चे जो हैं वो किसी भी कास्ट क्रीड के बगैर, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करने के साथ किसी भी जगह अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैटर बच्चों का नहीं है खाली। और जो मेरिट की बात की उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है चीफ मिनिस्टर साहब। ये एक कॉलेज प्राइवेट तौर पे लाया गया, जबकि पब्लिक परसेप्शन में ये श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड का कॉलेज था। जैसे यूनिवर्सिटी थी, लोगों को बाद में पता लगा वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कॉमनर्स को शौक लगा। और उसमें इंजीनियरिंग की फ़ीस उतनी है जितनी इंडिया में किसी और यूनिवर्सिटी की है। कोई कंसेशन ऐसा नहीं है जो कि किसी भी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, जिसका हक हो कम से कम, जो उसके साथ एसोसिएटेड हो। तो ये सारे चीज़ें जो निकल के सामने है वो ये बताती हैं कि जो मेरिट का सवाल आप कह रहे हो, तो मेरिट भी मैं आपको बताऊंगा चीफ मिनिस्टर साहब। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जीएमसी जम्मू है, जीएमसी श्रीनगर है, जीएमसी कठुआ है, जीएमसी उधमपुर है, या और भी कश्मीर के जो जीएमसीज हैं, उनमें इतने कम मेरिट वाले को सीट नहीं मिलती। इन बच्चों को सीटें मिलती हैं जब पैसे पेमेंट वाली आती हैं, चाहे फिर एस्कॉम हो तो चाहे फिर ये श्री माता वैष्णो देवी हो। तो जो मेरिट को लेके सब लोग बात कर रहे हैं ना, क्लियर करना ज़रूरी है। ये नीट में पेपर दिए हुए बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन ये हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते ये टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके नंबर आए हैं इतने कि वो पेमेंट सीट ले सकें, लेकिन इनके पास नंबरों के साथ साथ एक प्रिविलेज है कि इनके पास पैसे हैं। ये आम लोगों के घरों से आने वाले बच्चे नहीं हैं। और जो आम लोगों से घरे वाले आने वाले बच्चे हैं, मेरी एक बच्ची से बात हुई, उसके नंबर इन सबसे ज़्यादा है। मैंने बेटा तूने सीट क्यों नहीं ली? कहते सर हम 5 लाख रुपए साल का अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ मेरा कैच है कि अगर श्री माता वैष्णो देवी के डोनेशन से ये पैसा लगा के यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज बना रहे थे, तो इन ट्रस्ट और सोसाइटी के मेंबरों को ये पूछना चाहते थे कि आपने हाई मेरिट वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन क्यों नहीं रखा? आपने पेमेंट सीट रखी क्यों? पहली बात तो यस, अगर ये माता के भक्तों के डोनेशन से बना हुआ कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल कॉलेज था, तो आपको तो एक तरीके से फ्री रखनी चाहिए सीट। यस, ताकि मेरिटोरियस बच्चे जो है इसका फायदा उठा पाए। लेकिन आपने असली यही होनी चाहिए थी, लेकिन आपने भी एक ट्रस्ट की तरह काम किया, बिकॉज शायद आपको कोई प्रेशर था, कोई आपके ऊपर कोई गोल्स दिए गए हैं कि इस यूनिट को कमर्शियली वायबल बनाना है। और यही हमारा जो है पूरा संघर्ष होगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एसेट्स सारे जो हैं वो उस तरीके से काम करें जिस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ श्राइन की तरफ इम्प्रूवमेंट हो, ना कि कमर्शियल एक्टिविटी होना शुरू हो जाए। बाद में पता लगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आ गए हैं जो इसको एज ए बिजनेस ले रहे हैं, और वो भी रॉन्ग बिजनेस। क्योंकि जो श्राइन्स के मुझे लगता है एटीजी का भी टैक्सेशन भी है, इसमें एग्जम्पशंस हैं, वो भी एक एंगल देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टैक्स के साथ काम किया जा रहा है। अभी हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया, आगे चल के हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं उनका क्या स्टेक है, वो किस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं, फिर किस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाली लिस्ट में हम ये डिफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रोसेस की डिफेक्ट की बात करें। जो अमरुदुल्ला साहब को मैंने एक्सप्लेन किया कि जो मेरिट की आप बात करें इसको आप बार बार ना करें, क्योंकि मेरिट का मतलब होता है वो बच्चे जो स्कॉलरशिप लेके मेरिट लेंगे। जो फिर आप एक काम करें, आप बोलते कि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं इनकी फ़ीस क्यों 4 लाख है, 5 लाख है, 30। और तीसरी जो हम बात करेंगे, उन्होंने कहा जी सरकारी लैंड से ये बना हुआ है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जितना हम फैक्ट्स पब्लिक में लाएंगे ना उतना पब्लिक अवेयर होगी, उतना ही ज़्यादा बेटर तरीके से डिसीजन होगा। अगर आप चाहते हो कि मज़हब के बुनियाद पर सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए, जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मज़हब के लिए रखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, आपने कहा हुकूमत से जो पैसा मिलता है ग्रांट इन एड, हुकूमत से पैसा आपसे लिया गया जब आप पावर में नहीं थे, और वो लिया गया 15-16 के बाद। बिल्कुल पहले। और वो किसने लिया, फिर मैं करेक्ट करूंगा, वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी ने लिया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इज नाउ अ स्टेट यूनिवर्सिटी। उसको तो पहले आप पिछली ग्रांट दे दो, अगर आपने उसमें कोई बात करनी है। 2002 से लेके हम बोलेंगे उनको 15 तक सारी ग्रांटें दो। मेडिकल कॉलेज अलग चीज, आप यस, मतलब है वो अलग, मेरा मतलब ही नहीं है। जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं वो कॉलेज एक प्राइवेट चैरिटेबल सोसाइटी का कॉलेज है जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी। आपने उसको, गवर्नमेंट ने उसको कुछ नहीं दिया है, और अगर गवर्नमेंट की लैंड पे वो बना है और गवर्नमेंट ने उसको दिया है तो गवर्नमेंट उसको बोले, जैसे बाकी मेडिकल कॉलेज को बोलती है कि भाई रिजर्वेशन कहाँ है इसमें,
इंक्वायरी बिठाई जाए कि जो उसकी प्रबंधन है उसने इसको प्राइवेट कॉलेज कैसे बना दिया। तो चीफ मिनिस्टर साहब की दोनों स्टेटमेंट तो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल। प्लस मैं देख रहा था कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, अगर चीफ मिनिस्टर साहब मेडिकल एजुकेशन के अंदर उनका डिपार्टमेंट आता है, वो मैडम सकीना तुझे को बुलाएं, पूछे भाई बताओ जी मेडिकल कॉलेज को आपने एनओसी दी, यूटी से एनओसी ली आपने, आप बताइए जी क्या एनओसी दिया आपने, क्या आपने ये लैंड आपने चेक की किसने दी है, क्या इसको ग्रांट दी है कभी हमने, अगर हमने इस मेडिकल कॉलेज को ग्रांट दिया फंड दिया तो ये इसका जो प्रबंधन है वो कैसे ले गया सारी की सारी सीटें ओपन मेरिट में, हमारी रिजर्वेशन वाली किधर गई, हमारी गर्ल्स रिजर्वेशन किधर गई, हम पब्लिक के डोमेन के लोग हैं, क्यों ऐसा हो गया। इसका मतलब ये है कि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो मेडिकल कॉलेज आया वो सोसाइटी के अंदर आया है, और ये कंफ्यूजन जो है मार्केट में जाने से ना और लोग कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल ये मजहबी देखना, ये जा रहे हैं कि हमारे मतलब लोग कैसे उकसे, हाँ मतलब प्रोवोकेशन कैसे हो, वो नहीं होगी क्योंकि हम चीजों को क्लियर करेंगे। एक चीज और भी मैं देख रहा था, बिल्कुल आपने सही समझाया कि जो अगर दिया गया था लैंड या किसी को दिया गया था वो यूनिवर्सिटी को दिया गया था, ट्रस्ट एक अलग। अच्छा एक और बात यहाँ हम नहीं बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी को लैंड श्राइन बोर्ड ने खरीद के दी है। श्राइन बोर्ड के रिकॉर्ड्स हमने चेक किए, जहां तक हमें अवेलेबल हुए, एक फिगर भी सामने निकल के आई, 70,000 रुपया कनाल जो कल्टीवेटेड लैंड थी उसका रेट पड़ा, 40,000 रुपया कनाल बंजर कदीम का रेट पड़ा, और इस हिसाब से लैंड एक्वायर की गई। टोटल एरिया है 470 एकड़ का। अब हम कोशिश करेंगे कि हमें सोर्सेज से पता लगे उसमें से अगर कोई 10, 20, 50 कनाल लैंड स्टेट की थी वो कौन सी थी, फॉरेस्ट की थी, स्टेट की थी या किसकी थी, और अभी भी इस पर बात करना जरूरी है कि वो लैंड किसकी ऑक्यूपेशन में है। अगर ये मेडिकल कॉलेज और ये हॉस्पिटल ओन परचेज लैंड के ऊपर है तो ये भी स्टेटमेंट जो उमरुद्दौला साहब की काउंटर होती है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है कि श्राइन बोर्ड का जो पहले 20 करोड़ रुपया लिया गया वो लैंड एक्विजिशन श्राइन बोर्ड ने की थी, और श्राइन बोर्ड ने लैंड एक्विजिशन की थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने लैंड खरीद के दी। एक फिगर मेरे दिमाग में आ रही है, वो मेरे हाथ में नहीं आ रही कहीं पे, 13.5 करोड़ का एक पेमेंट का भी शेड्यूल मुझे मिला था। ये तो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन से कई चीज़ें उड़ा दी गई हैं, उसमें मेरे को ये मिला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू एक्विजिशन की गई लैंड की फॉर श्राइन बोर्ड, क्योंकि बोर्ड एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पैसा डिप्टी कलेक्टर के अकाउंट में डाला और डिप्टी कलेक्टर ने आगे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो हुई श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात। तो वो लैंड बेसिकली किसकी हुई फिर, श्राइन बोर्ड की। तो उमरुद्दौला साहब का ये कहना कि गवर्नमेंट से ग्रांट ली गई है, गवर्नमेंट से लैंड ली गई है, तो ये गलत है। ये एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमरुद्दौला साहब, सिंस श्राइन बोर्ड इज अ ऑटोनोमस बॉडी, श्राइन बोर्ड का स्टेक होल्डर कौन है, उसके डिवोटीज और श्राइन और उसके एम्प्लॉइज और उसके मैनेजमेंट के लोग। ये एक इंटरनल मैटर है रवि, इट हैज टू बी मेड क्लियर कि ये एक बोर्ड का इंटरनल ऑटोनोमस बॉडी का मैटर है, जिसके अंदर एक आइडेंटिटी है जो स्टेट को दी गई है, वो भी ठीक करने की जरूरत है, वो है यूनिवर्सिटी। बाकी सारी आइडेंटिटीज जो उसके अंदर है वो किसकी है, बोर्ड की, चाहे वो श्राइन हो, चाहे श्राइन के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हो, चाहे श्राइन बोर्ड का ये मेडिकल कॉलेज हो। ये एक इंटरनल है। हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मीडिया हाउस और हम डिवोटी भी है माता वैष्णो देवी जी के, इसी तरह जो पूरी दुनिया में फैले हुए डिवोटीज हैं वो सब स्टेक होल्डर है। और अगर उमरुद्दौला साहब भी डिवोटी मानते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी को, जैसे उनके पिताजी वहां दर्शन करने जाते हैं, तो वो भी इसके स्टेक होल्डर है, वो भी बात कर सकते हैं बीइंग अ डिवोटी कि भाई मुझे भी जानना है कि माता रानी की श्राइन कैसे काम कर रही है। बट अगर वो डिवोटी नहीं है तो वो फिर इस तरीके की बयानबाजी करके ना स्टेक्स ना लें इसके अंदर, क्योंकि एक इंटरनल मैनेजमेंट चल रही है। डिवोटीज ने संघर्ष समिति बनाई है, वो संघर्ष कर रही है कि हमारी श्राइन्स में कहीं पे कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है, हमारी श्राइन के साथ कोई बेनिफिट लेने की कोशिश तो नहीं की जा रही अनड्यू। तो उसके ऊपर वो शोर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा था, 60-70 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इकट्ठी होकर बात कर रही हैं, डेपुटेशन को जाना पड़ा। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि इस पर कश्मीर से भी बात निकल के आनी चाहिए कि भाई साहब क्यों ऐसा हुआ कि जो लोग उसके श्राइन के साथ डायरेक्टली डिवोटेड हैं, श्राइन के साथ जुड़े हुए, उनके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। और अगर उनके लिए प्रोविजन नहीं है तो कम से कम पब्लिक है लार्ज के लिए प्रोविजन होता, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोविजन होता, कोई प्रोविजन नहीं है। उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन चल रही है। और अगर पता लग रहा है कि ये टाइटल डिफेक्टेड है और कुछ लोगों ने मैनेज करके लाया तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और जवाब आएगा, सच का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ये मेडिकल कॉलेज एक डिफेक्टेड इंस्टीट्यूशन है तो इसको कैंसिल करके उन बच्चों के साथ कोई गलत नहीं करेगा, ना कोई चाहता गलत हो।
अगर उनको वन टाइम एग्जाम्शन देके बाकी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जा सकता है तो किया जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। वहां पे आप रोल प्ले कर सकते हो, मेडिकल एजुकेशन आपके पास है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सेंट्रल मंत्रालय को कि जितने भी बच्चे वहां गए हैं, चाहे 42 दूसरे हैं, 7 नॉन मुस्लिम्स हैं, सबको जस्ट किया जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। इसमें क्या गलत है? मेरी बात समझ में आई ना? और अगर पेमेंट शीट को लेके प्रॉब्लम है तो जो प्राइवेट कॉलेज प्रैक्टिसिंग में है J&K में, उनको लेने दिया जाए। इस मेडिकल कॉलेज को पॉज करना जरूरी है, बिकॉज इसको अगर कंटिन्यू करना है विद द प्रेजेंट सेटअप तो हर साल ये गलतियों पे गलतियां होती रहेंगी और एक ये टाइम बॉम्ब की तरह काम करेगा। कम्युनल हार्मनी को कभी भी डिस्टर्ब कर सकते के हालात पूरे इंडिया में बने हुए हैं, खासतौर पे अलग अलग डेवलपमेंट्स जो हुई पिछले 2-3 महीनों में, इनको देखते हुए बड़ा सोच समझ के चलने की बात है, बड़ी मैच्योरिटी के साथ चलने की बात है। इसलिए मुझे लगा आज तीनों पॉइंट्स पे हमने क्लियर करना जरूरी था, हमने किया। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो तरीके से समझाया जवाब, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता था कि जब ये स्टेटमेंट आई उमर अब्दुल्ला जी की रजौरी में आज, उसके बाद मैंने थोड़ा एनालाइज किया और स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट मैप्स को देखने की कोशिश की, और जिस तरीके से प्राइमा फेसिया मुझे दिखा कि वो इलाका जो है रियासी से जो नीचे का इलाका है वो डेंस फॉरेस्ट और मीडियम फॉरेस्ट है, काफ़ी इलाका वहाँ पे फॉरेस्ट का ककड़ियाल वाला, हाँ वो इलाका जो है जहाँ पर वो अस्पताल बना है, प्राइमा फेसिया मैप देख के जो स्टेट गवर्नमेंट के, तो अगर इसमें कहीं पे स्टेट लैंड यूज हुई है गवर्नमेंट की तो वो फॉरेस्ट की लैंड है और वो लीज पे मिलती है, स्टेट ने लैंड नहीं दी है। अगर हुई भी वहां पे मुझे लगता नहीं है कि स्टेट लैंड वहां है भी नहीं है, वो कंपनसेशन दिया गया है। मैं कुछ फैमिलीज को वहां जानता हूँ, राजपूत फैमिलीज थी वहां की, जो एंसेस्ट्रल विलेज थे, ककड़ियाल विलेज में मोस्टली राजपूत कम्युनिटीज की लैंड थी, उनको काफी पैसा मिला और वो हैप्पी हैं। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ आगे मैनेजमेंट में। तो जो आज की डेवलपमेंट हुई हमने उसको एक्सप्लेन किया। इस तरीके से हम अपडेट करते रहेंगे क्योंकि मैटर सेंसिटिव है और इसको अच्छे तरीके से कल्मिनेट करना है ताकि फर्दर जो लोग वन साइडेड डिसीजन ले लेते हैं और सोचते हैं कि मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फेथ, उनको जवाब देना ज़रूरी है। जो श्रृंखला हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगी। मनी, मॉरल्स, मिसकंसेप्शंस, और आगे चल के अगर पता लगेगा कि मैनिपुलेशन हुई है तो हम इसके टाइटल में मैनिपुलेशन वर्ड भी डालेंगे। तो जिस तरीके से अच्छे तरीके से ये एजिटेशन चल रही है शांतिपूर्वक, ऐसे ही एजुकेशन के अंदर शांतिपूर्वक एजिटेशंस होनी चाहिए। ताकत में बैठे हुए लोगों को पता लगना चाहिए कि उनके डिसीजन वन साइडेडली इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो वन साइडेड कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और अगर कोई कानून को मैनेज करके कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो बेसिक आइडियोलॉजी से डिफरेंट है, बेसिक आइडियोलॉजी है माँ के दरबार में सबको एक नज़र से देखना है, फिर 5 लाख वाले को डॉक्टर बनाना है और जो नहीं दे सकता उसको नहीं बनाना है, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है, ये तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। और अगर कोई घाटा हो रहा है आपको, आप चैरिटी के काम करिए, पीपल विल कम टू यू। अगर एक तरफ शाइन बोर्ड ने ये सोचा कि मैं 5 करोड़ रुपया लेके डोनेशन लेके किसी को एक हट दे दूंगा 1 महीने के लिए, तो वो 5 करोड़ अगर हट के लिए दे सकता है डोनेशन, तो वो 5 करोड़ में 50 बंदों को डॉक्टर नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? फीस दे सकता है ना वो आदमी, या नहीं दे सकता? आप बताओ। बिल्कुल। और वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स दी सोसाइटी, लेकिन उसमें मेरिट जाएगा भी टॉप पे, फिर 511 516 नहीं ना आएगा, फिर वो ऑल इंडिया टॉपर लेंगे और मेडिकल कॉलेज तैयार करेगा उनको। तो दिस इज द स्पिरिट, जिस स्पिरिट से काम करने की जरूरत है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट मैंने बात बार बार कह रहा हूँ, दूसरी तीसरी या चौथी पांचवी होगी वो ये है कि ये एक बोर्ड का, उसके डिवोटीज का, उसकी मैनेजमेंट का इंटरनल मैटर है। एक्सटर्नल इसलिए गया क्योंकि एनएमसी इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल इसलिए गया क्योंकि गवर्नमेंट की फंक्शनरी इन्वॉल्व है, इतना ही कम्युनिकेट उनको किया जा रहा है। बाकी आप बाहर बैठ के जो कह रहे हैं आप उतना उसमें इन्वॉल्व हों जितना आपके अंडर आता है। वो ये आता है कि आप देखें, आप सिर्फ रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको भी रिप्रेजेंट करें, हिंदू स्टूडेंट्स को जो हाई मेरिट लेके बैठे हैं कि फीस की वजह से अंदर नहीं जा सके, आप रिजर्व कैटेगरी वालों को रिप्रेजेंट करें, जो CUT जिन्होंने नीट का पेपर दिया, अच्छा मेरिट था, क्योंकि ओपन मेरिट की सीटें ली उनको नहीं दिया गया, तो फिर आप जस्टिस करेंगे। आप भी जस्टिस करें, NMC भी जस्टिस करे, और सोसाइटी तो ऑलरेडी वेट कर रही है कि आपके दोनों के क्वार्टरों से जस्टिस हो, तो चीज़ें जो है स्मूथ हो जाएंगी। फैक्ट्स के बेस पे जब भी कोई काम होगा और जस्टिस होगा तो हार्मनी बनेगी। जब भी कहीं जस्टिस होगा, जब भी कहीं पे सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो समाज का भला नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना। और जैसे अब रिजर्वेशन की तरफ सब लोग कह रहे हैं उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। दुख इस बात का होता है, रविश आखिरी कमेंट है मेरा, वो ज़रूरी करना है। मैं एनालाइज कर रहा था कि EWS कैटेगरी को कह रहे हैं कम करने की ज़रूरत है,
और आरबीए को रिव्यू करेंगे। मैं देख रहा था कि अगर ईडब्ल्यूएस के कोटे को कम किया जाता है तो सबसे ज़्यादा सफरर जम्मू होगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का जो पोर्शन है, बेशक वो 60 या 70% पहुंचा है, वो मैक्सिमम जो उसमें रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिशरीज हैं ना, वो जम्मू डिवीजन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। और कश्मीर की जो एलीट है ना, एलीट बेसिकली उसको दर्द है, और उसकी दर्द ठीक करने के लिए मेजर जो हमारी पॉपुलेशन है ना जे&के की, वो रिजर्व कैटेगरी की है। ओपन जो जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन विद कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हमारे पास कम है। तो जो लोग पॉपुलेशन में ज्यादा है उनकी रिजर्वेशन रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है, और जो पॉपुलेशन में कम है उनको ज्यादा देने की कोशिश की जा रही है। तो जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, उसको बहुत ज्यादा हिलाने से इनजस्टिस बहुत होगा, और खास तौर पे किस डिवीजन के साथ होगा? जम्मू डिवीजन के साथ होगा, हिंदुओं के साथ भी होगा, मुस्लिम के साथ भी होगा, और सबसे बड़ी बात, जिनको एक्चुअल रिजर्वेशन चाहिए वो है ईडब्ल्यूएस। वो सारे जात के आते हैं, सारी कास्ट के आते हैं, सारी क्रीड के आते हैं। अगर उसको कम करके बढ़ाया जाएगा तो डायरेक्ट ये अपीजमेंट की रिव्यू होगा, और ये काफी लोग मेरी बात को क्रिटिसाइज करेंगे, डाटा चेक करेंगे तो उनको पता लग जाएगा सच बोलना हमारा काम है, और वही चीजें बोलने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऊपर वाला प्रसन्न होते हैं, और वही हम करेंगे। आप जाएं नेट करें टोटल पॉपुलेशन ऑफ जे&के, रिजर्व कैटेगरी की प्रोपोर्शन कितनी है और ओपन की कितनी है, और उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस और आरबीए को छड़ा जाता है तो उसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? डिवीजन को होगा, और डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा? और अगर उमरुद्दौला साहब की 45 के 45 एमएलए या जितने भी उनके 39 40 जितने भी हैं, वो सोचते हैं कि जो है कश्मीर है, बाकी कश्मीर के भी वो लिमिटेड एलीट है, कश्मीर के गरीब गुरबों का कोई फिक्र नहीं है, तो इट मीन्स कि पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैज नॉट येट लर्नड द मिस्टेक दे हैव डन इन पास्ट। आम लोगों का सोचेंगे तो खास लोग अपने आप सुखी हो जाएंगे, और वही गलती इधर हुई कि पेमेंट सीटों की तरफ ध्यान दिया गया, उसको लाने के लिए रूल्स को साइड पे रखा गया, उसको लाने के लिए पीपीपी मॉडल भूल के लैंड टाइटल का ध्यान नहीं रखा गया, बस एक जुनून था मेडिकल कॉलेज लाना और किसी को पता नहीं क्या करके दिखाना है। वो तो अब सब एक्सपोज हो चुका है। तो इसी तरह रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो है वो जैसे टाइम आ रहा है उसके इफेक्ट्स हम लाएंगे, कोशिश करेंगे और जनता को अवेयर करेंगे, ताकि जनता एक जो माइंड बनाए, ओपिनियन बनाए, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो, ना कि बेस्ड ऑन सेल्फिश इंटरेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।